Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing, of course, NRK9. Dear all CS executive and CS professional. अभी तक ना बहुत सारी बातें हमने करी हैं, ADR, GDR, FCCB, ECB, लेकिन याद रखिएगा इसमें थोड़ा मैंने कोर जो बात की अभी तक, याद रखिएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट. अगर अभी मिस हो गया ना पुराना वाला लेक्चर, सो यहाँ से रिकवरी फिर से हो सकती है. सो पे अटेंशन. और ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक यार, समझो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है. तुम कल को फ्यूचर में कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो जाके तुम कंपनीज को भी तो हेल्प करोगे. और याद रखेगा, जब से अच्छे से बच्चा जानता है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से इंडियन कंपनीज बार बार कोशिश करती हैं कि वो फॉरेन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैप कर सके. तो उसके लिए क्या चाहिए उनको कि उन्हें इंडियन रेगुलेशंस को, लॉज को, नोटिफिकेशंस को, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा. प्लस जिस कंट्री फॉरेन जुरिडिक्शन में वो जाके फंड रेज करना चाहती हैं, याद रखिएगा, उनकी भी लोकल लॉज को भी, हाँ, होस्ट कंट्री के लॉज को भी फॉलो करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ, डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं. बेटा देखिए, हमने अभी तक प्रोसेस में डिस्कस किया था कि किस तरीके से यहाँ वर्किंग हो रही है. मतलब एक इंडियन कंपनी है, पिक्चर में देखिएगा, इंडियन कंपनी है. इंडियन कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स दे रही है अपने, किसको दे रही है? याद देखिएगा, डिपॉजिटरी को, जो कि डोमेस्टिक कस्टोडियन को. डोमेस्टिक कस्टोडियन जो आपकी इंडियन बैंक है जनरली, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, यूजुअली बैंक्स होते हैं, वो यहाँ पर उसको अंडरलाइन कर रहे हैं. इसके दो मेथड हमने डिस्कस किए हुए हैं, जहां हम बात कर रहे थे जहां पर कैपिटल रेजिंग हो रही है और एक नॉन कैपिटल रेजिंग हो रही है. मतलब जहां पर कंपनी क्या कर रहा है, फ्रेश इशू ला रहा है, और एक जगह जहां पर जो एग्जिस्टिंग उसके शेयर होल्डर्स हैं उनसे ही क्या कर रहा है बेटा, वो उनके शेयर्स को अंडरलाइन कर रहा है. ठीक है, तो दो तरीके की बातें हमने की थी. तो डोमेस्टिक कस्टोडियन आप देख रहे हैं, डोमेस्टिक कस्टोडियन बेसिकली क्या करेगा, वो अंडरलाइन कर लेगा उन शेयर्स को और फिर वो कॉन्टैक्ट करेगा किससे? फॉरेन डिपॉजिटरी से. यूजुअली मैंने बताया था फॉरेन डिपॉजिटरी भी बैंक्स होती हैं, जनरली ऑब्जर्व किया गया है. ठीक है, हाँ, फॉरेन डिपॉजिटरी क्या करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ दो शेयर्स व्हिच हैव बीन अंडरलाइंड विद द डोमेस्टिक कस्टोडियन इन इंडिया, उसको आगे फर्दर इशू कर देगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को. ये आपने देखा हुआ था, ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, फटाफट से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे इससे सारी बातें रिलेवेंट हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. ऑलराइट, अभी क्या होगा फर्दर? अभी क्या करेंगे सर? यही प्रोसीड जो होगी, जो जनरेट हो जाएगी, अगर फंड रेजिंग का है, फ्रेश इशू है, तो कंपनी के पास चला जाएगा. अदरवाइज क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स ने अंडरलाइन की अपनी सिक्योरिटीज, उनके पास वो प्रोसीड चल जाएगी. क्या सर ऐसे बांट देंगे? आंसर इज नो. आपको पता होगा, आपने अगर फेमा पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं. यहां क्या करेंगे बेटा, जो ये अकाउंट है, रेजिडेंट अकाउंट होगा, जो कि डोमेस्टिक, याद रखिएगा, फॉरेन करेंसी रेजिडेंट अकाउंट होगा, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होगा. बेसिकली वो डोमेस्टिक होता है, वहां ये प्रोसीड को रखा जाता है, फिर वो इन्वेस्टर्स के अकाउंट में जाता है. उसी इन्वेस्टर के अकाउंट को मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पर, मतलब मैं दे रहा हूँ, ये नहीं, फेमा के प्रोविजंस में लिखा हुआ है. क्या बोलते हैं उसे हम लोग? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, डोमेस्टिक वाला. ऑलराइट, जो डोमेस्टिक है. क्लियर? अच्छा सर, ये चला गया उस अकाउंट में पैसा, अदरवाइज कंपनी अकाउंट चला जाएगा अगर फ्रेश इश्यूज आया है. यह बात भी क्लियर है. अब फटाफट से मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि यहां से मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस बात कर रहा हूं. अब देखिए यहां पर आप प्रोविजन देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली फॉरेन डिपॉजिटरी डीडीआर इशू कर रहा है. जीडीआर कभी इशू कर रहा है, अगर मान लीजिएगा वो अमेरिका में इशू नहीं कर रहा है. आप जानते होंगे अगर डिपॉजिट रिसिट्स अमेरिका में इशू की जाती हैं तो हम बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिट रिसिट्स, और वो उनकी डिनोमिनेशन इन डॉलर्स. इज इट क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज किसी और कंट्री में अगर आप कर रहे हैं, और वो और कोई कंट्री जो होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो FTF, हाँ जी, फॉरेन या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबर हो, जी हाँ, उसको अप्रूव किया हो कि हाँ जी यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है. ठीक है, ये मैंने जनरल बातें पहले ही बताई हुई है. ठीक है, सो उन कंट्रीज में अगर आप कर रहे हैं, एक्सेप्ट अमेरिका, अमेरिका में करेंगे तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिट्स, और अगर अमेरिका के अलावा कहीं और करेंगे तो उसे बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिट रिसिट्स. ये बात क्लियर है? अच्छा, अब आप एक बात सिंपल समझिएगा, यही पैसा चला गया कहां पर, सॉरी, यही आपने किसको दे दिया? डिपॉजिट रिसिट्स अमेरिकन को या फिर किसी और कंट्री में, यूरोप कंट्रीज के अंदर. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, कंपनी ना या तो ADR, GDR या FCCB, हमने सुना हुआ है पहले भी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इनको इशू करके फंड रेज कर रही है. अब अगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोनों के प्रोविजंस डिफरेंट चलेंगे. मतलब अगर हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, स्कीम 1993 पहले रेगुलेट, याद देखिएगा, जो कि डिपॉजिट रिसिट्स हैं वो भी इससे रेगुलेट होता था. अभी भी FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, उसका खुद का जो रेगुलेशन है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू डिपॉजिट रिसिट्स मैकेनिज्म, स्कीम 1993 से ही रेगुलेट हो रहा है.
बट डिपॉजिट रिसीट्स जो है अब वो डिपॉजिट रिसीट्स एक्ट, याद रखिएगा डिपॉजिट रिसीट्स स्कीम्स 2014 से रेगुलेट होता है। ये छोटा सा मैं मिस्टेक मत करना एग्जाम में, लिख के आना, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा तो लिख के आना, गड़बड़ मत कर देना। ऑलराइट, चलिए इसलिए बता दिए हैं अभी। अब क्वेश्चन आता है कि सर जब ये इनको मिल जाएगा, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आने वाला, ध्यान सुनना, तो क्या ये लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है क्या ये इसको वापस कर सकते हैं? ध्यान सुनना, हम जब क्वेश्चन पुटअप करते हैं हमने पढ़ा भी है सुना भी है फंजिबिलिटी। डोंट वरी, मॉड्यूल में भी जाऊंगा, मॉड्यूल में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जब हम बोलते हैं फंजिबिलिटी, बेसिकली जब हम बोलते हैं टू वे, फंजिबिलिटी का मीनिंग तो होता है क्या चीज रिप्लेसेबल मतलब रिप्लेसेबल, इंटरचेंजेबल। अब क्या हो रहा है यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, अंडरलाइन क्या किया हमने, शेयर्स की अंडरलाइन, उसके बदले क्या मिला, डिपॉजिट रिसीट्स। इज इट क्लियर? अब मैं बोल रहा हूँ टू वे फंजिबिलिटी। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो ओवरसीज इन्वेस्टर होगा, मतलब आपका कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में रजिस्टर्ड ब्रोकर किसके साथ होगा, रजिस्टर्ड विद द सेबी, उसको एक इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई एक काम करो, तुम इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीदो और उसको कन्वर्जन करो किसके अंदर, याद रखिएगा डिपॉजिट रिसीट्स में। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, अब इसी को फर्दर आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए उसने डिपॉजिट रिसीट्स ले लिया, अब वो डिपॉजिट रिसीट्स को री इश्यू करवाता है, वापस से अगर री इश्यू करवाता है तो उसे बोलो टू वे फंजिबिलिटी। अगर वन वे फंजिबिलिटी होती तो क्या होता, यही डिपॉजिट रिसीट्स रिडीम हो जाते और शेयर्स में चले जाते, जहां से अंडरलाइन हुए थे वहीं वापस चले जाते, इसे बोल रहे वन वे फंजिबिलिटी। लेकिन अगर यहीं पर क्या होता, इसको रिडीम करने के बाद में फिर से री इश्यू किया जाता, जीडीआर फॉर्म में, जीडीआर से रिडीम हुआ, शेयर्स में आया, शेयर से वापस से री इश्यू हो रहा है एरिया जीडीआर में, तो ये क्यों बोल रहे हैं टू वे फंजिबिलिटी। वन वे फंजिबिलिटी में क्या होगा, ये शेयर आया, सॉरी डिपॉजिट रिसीट्स आया, रिडीम हो गया डिपॉजिट रिसीट्स और शेयर्स में चला गया, अब ये वापस से री इश्यू नहीं होगा, उसे बोलेंगे वन वे फंजिबिलिटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब भी टू वे फंजिबिलिटी होती है तो याद रखिएगा उसकी लिमिट, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, उसी लिमिट में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया था लास्ट सीरीज में, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% अलाउड एफडीआई, और याद रखिएगा एफडीआई ऑफ कोर्स एडीआर, जीडीआर, एफसीवी, हम क्या बोल रहे हैं, ये एफडीआई का लिमिट में आएगा। ऑलराइट, सेक्टर का देखेंगे हम लोग, सेक्टर में कितना परमिटेड है, इंडिया क्या इंश्योरेंस सेक्टर में कितना परमिटेड है, बैंकिंग सेक्टर में कितना परमिटेड है, एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे, दूर तक हट जाओ वहां से, ऑलराइट, ठीक है, वहां से हट जाओ, वहां मत छेड़खानी करो। ऑलराइट, सो व्हाट आई एम सेइंग कि एफडीआई हम जो कंसीडर करेंगे तो हम ये देखेंगे, अब जब टू वे फंजिबिलिटी में जा रहे हैं तब भी याद देखिएगा, मतलब री इशू कर रहे हैं तो भी वो लिमिट में ही होना चाहिए, जितना आपको अलाउड है उतना ही होना चाहिए। ऑलराइट, ऐसा नहीं है एक बार हम करते हैं, हम लोग ये थे, फंजिबिलिटी हुई, फंजिबिलिटी मतलब उसको आपने किस में करवाया, रिडीम कर हो गया, डिपॉजिट से रिडीम हो गया, शेयर में चला गया, अब इसी को हम जब वापस से कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, तो एक्सेस कर लेंगे नहीं, जितनी एक्सटेंट तक अलाउड थी एडीआर जीडीआर उसी एक्सटेंट तक ही कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, होप क्लियर होगी। ऑलराइट, अच्छा अब आगे की बात और सुनो, बहुत सारी बातें कर रही है इसलिए पहले सुनते चले जाओ, सुन लोगे ध्यान से बात खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, अब कंपनीज एक्ट के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो सेक्शन 41, जी हाँ सेक्शन 41 कंपनीज एक्ट का, जो कि स्पेसिफिकली बात करेगा जीडीआर के बारे में, जी हाँ जीडीआर से रिलेटेड इश्यूज के बारे में, और कंपनीज एक्ट ने इश्यू ऑफ जीडीआर रूल्स 2014 में भी इसको प्रिस्क्राइब किया है। वहीं हम जीडीआर की डेफिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे सेक्शन 2, याद रखिएगा क्लॉज 44 के अंदर। सो ये मैं आपको सेक्शंस अभी बता रहा हूँ, याद रखिएगा सेक्शंस के डिटेल में भी जाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, बट जब मैं सेक्शंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ कि आप इसे यहाँ अपने बुद्धि में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में कोड कर रहे हैं आपको। ऑलराइट, अब यूजुअली होती क्या प्रैक्टिस है, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि सर ये जो इन्वेस्टर लोग हैं, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स लोग हैं, इनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सी लिसन वेरी केयरफुली, यूजुअली क्या होता है, वोटिंग राइट्स जो इनके होते हैं वो एक्साइज होते हैं थ्रू फॉरेन डिपॉजिटरी, ये यूजुअली प्रैक्टिस है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये लोगों का जो डिपॉजिट रिसीट्स है ये किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता, शेयर्स में, तब तक ये लोग एडवाइस अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मतलब सर अगर इनको वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना है तो दो तरीके के हैं, पहला हमने बोला इनका वोटिंग राइट फॉरेन डिपॉजिटरी जो होगा वो एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, मतलब इनका इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही। दूसरा, या फिर इनका डिपॉजिट रिसीट्स वापस से कन्वर्ट होकर किसमें चला जाए, शेयर्स में, तो उनको वो वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। ये सिंपल सी बात हमने समझी यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि सर ये वोटिंग राइट्स का मतलब यहाँ पे आपने बता दिया, तो सर ये जो लोग हैं ये रिसीव कर रहे हैं, ये एडीआर जीडीआर फॉर्म में जो रिसीट्स रिसीव कर रहे हैं,
क्या सर ये लोग को किस फॉर्म में डिपॉजिटरी, फॉरेन डिपॉजिटरी इनको इशू करेगा? क्या वो पब्लिक इशू करेगा या प्राइवेट प्लेसमेंट करेगा या किसी और मेथड थ्रू करेगा? तो याद देखिएगा, लॉ ने परमिट किया है, वो पब्लिक इशू भी कर सकता है इनको, वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को सेलेक्ट करके प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकता है, ये कोई और मेथड के भी थ्रू कर सकता है, जैसा उस पर्टिकुलर कंट्री में प्रिवेलेंट होंगी लॉ कंडीशंस। ऑलराइट, यहाँ पे कोई डाउट आई होप नहीं होगा। बट सर आपने ये बताया नहीं, इतनी सारी बातें बता दी कि सर कंपनी ना क्या प्रोसेस फॉलो करेगी इंडिया में? सर हमारा काम तो वही है। बेटा याद देखिएगा, आप लोगों को ना कोर फोकस रखना पड़ेगा कि क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पर्टिकुलर इशू को ऑथराइज करें नहीं करें हैं? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने EGM, जी हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए कॉल किया नहीं किया? क्या ऐसा जनरल मीटिंग में, जी हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी ने SR पास किया नहीं किया है? ऑफ कोर्स SR का रिक्वायरमेंट होगा, और जो हम SR जब कंसीडर करेंगे तो सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ जी याद होगा आपको, 62 की जब बात करता है, राइट इश्यूज की बात करता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा फॉर रीजन ऑफ फंड्स। इज इट क्लियर? सर ये भी हमको क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, याद देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स भी यहां अप्लाई होते हैं। लाइक अगर हम बात करें, जैसे हमने बोर्ड अप्रूवल का बात किया, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की बात पड़ेगी। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचने वाली बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में क्या अप्रूव करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? लॉजिकल बात है, जब ये इशू आ रहा है तो इससे कितना फंड रेज किया जाएगा? जी हाँ, तो क्वांटम ऑफ द फंड कितना जरूरत है, पर्पस बताइएगा, इतना पैसा ले रहे हैं, पर्पस क्या है, तो पर्पस भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कब इसकी टाइमिंग होगी, भाई किस टाइमिंग पर ये इशू रेज किया जाएगा। माय लवली स्टूडेंट्स, यू नो दैट वेरी वेल, मैं NRK9 का व्हाट्सएप पर, यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ कॉर्पोरेट्स के। अगर वो मिस कर रहे हो तो वो मिस मत करना, मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है? इसका भी रिलेटेड आपको मिलेगा, डेफिनेटली दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, नाउ तो सर ये आपने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्वांटम चेक करेंगे, कितना क्वांटम लेना है, किस पर्पस से हम लोग रेज कर रहे हैं फंड, ये चेक करेंगे। इसके अलावा हम ये चेक करेंगे कि सर टाइमिंग्स क्या होंगी। इज इट क्लियर? सो शेयरहोल्डर्स जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर कोर फोकस रखना होगा जी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिएगा। ऑलराइट सर, इसके अलावा और भी अप्रूवल चाहिए? हाँ, नोट कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अप्रूवल नहीं लगेगी। जी हाँ, ADR GDR को याद देखिएगा ऑटोमेटिक रूट में रखा गया। इन अगर बात करें 19 जनवरी 2000 को क्या किया गया, एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू की गई बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। वो एक गाइडलाइंस इशू की थी कि ADR जो GDR हैं वो किस रूट में आते हैं, वो ऑटोमेटिक रूट में आते हैं। आई होप आप लोग जानते होंगे दो तरह के रूट्स होते हैं फंड रिसीव करने के, ऑटोमेटिक और एक होता है अप्रूवल रूट। तो ADR GDR को जो रखा गया है वो किस में रखा गया है, ऑटोमेटिक रूट में। ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको अप्रूवल की नेसेसिटी नहीं होती है, प्रोवाइडेड यू हैव टू कंपाइल विद द कंडीशंस ऑफ FDI एज वेल एज द स्कीम। स्कीम कौन सी है, डिपॉजिट स्कीम 2014। तो आपको यहां पर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिएगा क्वेश्चन राइज होता है कि अगर आप जब प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं और वो प्राइवेट प्लेसमेंट उसको अगर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, जी हाँ याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजर अगर मैनेज कर रहा है पूरा इशू को, सर ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन होगा? देखिए समझिएगा मेरी बात को बेटा ध्यान से। इन्वेस्टमेंट मैनेजर का मतलब यहाँ पे हम यूजुअली बोल रहे हैं मर्चेंट बैंकर्स। ऑलराइट, अगर वो मैनेज कर रहा है पूरा इशू तब भी आपको स्पेसिफिकली अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग ADR GDR। ऑलराइट, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल की नेसेसिटी नहीं है, ना ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। इज इट क्लियर? सर ये भी हमको क्लियर हो गया। सो इसके अलावा भी अप्रूवल है, हाँ मेरे बच्चे, RBI की अप्रूवल भी लगेगी जी, RBI की अप्रूवल लगेगी। देखिए क्या होता है, जब ये इशू आता है ना, इशू आ जाने के बाद में कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या आप याद देखिएगा मैं आपको बताऊं मर्चेंट बैंकर या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, इनको अपॉइंट किया जाता है, एक तरीके से इनको सर्विसेज दी जाती हैं, ये हमें सर्विसेज देते हैं। जी हाँ, इनको अपॉइंट किया जाता है, हमें सर्विसेज देते हैं। क्या सर्विसेज देते हैं कि जब तक इशू चल रहा होता है ना, इसकी कंप्लायंसेस हो रही है नहीं हो रही हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। ये लोग जो मैंने बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर, ये रिपोर्ट बना के किसको सबमिट करते हैं, RBI को, और बताते हैं कि RBI कि भाई इन्होंने पूरे प्रोविजंस को कंपाइल किया है। इज इट क्लियर? ऑलराइट सर, तो यहाँ RBI की भी गाइडलाइंस याद रखिए फॉलो करनी पड़ेगी। इवन RBI ये भी कहता है, जब याद रखिएगा आपने फंड रेज कर लिया बाय इशूइंग ADR GDR, तो आपको विद इन 30 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू आपको RBI को DR के अंदर, जी हाँ, डिपॉजिट रिसीट्स फॉर्म के अंदर डिटेल देनी पड़ेगी, और क्वार्टरली भी डिटेल जाएगी। सर क्वार्टरली डिटेल जाएगी? हाँ जी, क्वार्टरली डिटेल भी जाएगा 15 डेज के अंदर इन ईच क्वार्टर।
सर पहले आपने बोला कि कंप्लीट क्लोजर होने का 30 डेज के अंदर देना पूरा डिटेल, हाँ जी। उसके बाद आपने बताया कि 15 डेज ईच क्वार्टर। सर क्वार्टर का कब तक देंगे? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जब तक याद रखिएगा वो प्रोसीड्स पूरी तरीके से रिपाट्रिएट नहीं हो जाए इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिएगा 500 करोड़ का इशू लाए एडीआर या जीडीआर फॉर्म में, मान लीजिएगा। अब ये पैसा पूरी तरह से जब इंडिया आ जाएगा 500 करोड़, या तो वो या उसका अगर किसी अब्रॉड में ही पर्टिकुलरली कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो गया हो, तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ जी, जब तक उसका कंप्लीटली याद देखिएगा वो पैसा इंडिया में रिपेटेड, मतलब पूरी तरह से इंडिया में नहीं आ गया हो या पूरी तरह से अब्रॉड में यूटिलाइज ना हो गया हो, तब तक इसका क्वार्टर रिपोर्ट जाएगा और एवरी क्वार्टर जाएगा विद इन 15 डेज ऑफ द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। इज इट क्लियर? ऑलराइट सर, ये भी हमको पकड़ में आ गया। सो आरबीआई का अप्रूवल भी आपको लेना पड़ेगा। सर और कोई बाकी है? हाँ जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। अगर ऐसा होता है कि अगर आपकी कंपनी ने कोई टर्म लोन ले रखा है और टर्म लोन के एग्रीमेंट में क्लॉज है, वो क्लॉज ये लिखा हुआ है कि अगर कंपनी किसी तरह का इशू लेकर आती है तो कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का? जिससे उसने लोन ऑब्टेन किया हुआ है। याद देखिए कौन सा लोन बोल रहा हूं? टर्म लोन बोल रहा हूं, ठीक है, जिसकी ईयर ड्यूरेशंस होती हैं। शॉर्ट टर्म लोन की मैं उसकी वर्किंग कैपिटल से लिए रिक्वायरमेंट या ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उसमें जो टर्म लोन्स में होते हैं। तो अगर एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड है तो याद रखिएगा ये बात भी आपको इंपॉर्टेंटली फॉलो करनी पड़ेगी। सर अब तो बहुत सारा बात बता दिया, जी हाँ, और कुछ छोटी छोटी चीज़ बातें सुन लीजिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद ना हम लोग इसी मॉड्यूल में जाएंगे, मॉड्यूल से सबको पोस्टमार्टम कर देंगे। ध्यान से सुनते जाओगे बेटा, मजा आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बात सुनिएगा। यूजुअली क्या होता है ना, ये देखा गया है और ये है भी रियलिटी कि जब भी इस तरह के फंड्स रेज होते हैं, मैं बता दूं इंडिया में ये प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है कॉर्पोरेट्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कौन सा मीन यू नो ऑलमोस्ट जो टॉप लेवल की कंपनी जो सब फंड रेज करती हैं एडीआर जीडीआर फॉर्म्स में, इस एफसीसी फॉर्म्स में। अगर हम बात करें टाटास की बात करें, महिंद्रास की बात करें, हम लोग इन्फोसिस की बात करें, यू नो रेनबेक्सी का बात करें, एससीएल का बात करें, देयर नंबर ऑफ कंपनीज इन आवर इंडिया जिन्होंने बाहर से फंड रेज किया हुआ है, ठीक है। सो अभी हम लोग फटाफट से एक बार मॉड्यूल पे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं कि सर ये कैसे सारा प्रोसेस किया जा रहा है और आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, इसके लिए हम लोग डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। आइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल। देखिए, आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ मुझे लगता नहीं मेरे बच्चों को डाउट होगा, और बेटा फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो नॉट टू वरी अबाउट इट ना, बोले ना आपको यार, आपका चैनल ना के 9 ऑल टाइम रेडी रहता है। और वैसे तो मैं आपकी हर क्वेरी को आंसर करता हूँ बेटा, कभी कभी कमेंट बॉक्स में भी पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने समझा यहाँ पर बेटा, ये मैंने बताया आपको, शेयर्स डिपॉजिटेड डोमेस्टिक कस्टडी, यहाँ में इंडिया में है, कोई कंफ्यूज ना हो जाए बच्चा, इसलिए फटाक से लिख दूँ। ये हमारी फॉरेन डिपॉजिटरी हो गई, फॉरेन डिपॉजिटरी हो गई। ये एडीआर या फिर एडीआर या जीडीआर इशू करेगी। अमेरिका में है तो सबको लॉजिकल बात है, हम किसकी बात करेंगे? अमेरिकन डिपॉजिटरी, और कहीं और कर रहा है तो ग्लोबल डिपॉजिट रेट्स। इज इट क्लियर? चलिए, अगर मैंने बताया कंपनी का फ्रेश इशू लेकर आ रहा है, देखिए फ्रेश इशू लेकर आ रहा है तो ये प्रोसीड कहाँ चला जाएगा? कंपनी के पास में। अदरवाइज ये कहाँ चला जाएगा? आपके जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास में, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा उसका पास में जाएगा। कहाँ रख देंगे? कहीं भी रख देंगे? नहीं, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा, वहां से लोग अपना मनी को रियलाइज करेगा। इज इट क्लियर? अभी इनका वोटिंग राइट्स का हमने बात किया, वोटिंग राइट्स हमने बता दिया कि पहला हमने बोला कि वोटिंग राइट्स का, देखो ध्यान सुनना मेरे बच्चे, जब हम वोटिंग राइट्स की बात कर रहे होते हैं तो इनकी वोटिंग राइट्स कौन एक्सरसाइज कर रहा होता है? फॉरेन डिपॉजिटरी। और दूसरा तरीका क्या है? अगर ये ही इनका डिपॉजिटरी रिसीट्स अगर कन्वर्ट हो जाए बेटा, कन्वर्ट इनटू शेयर्स, तो फिर ये लोग ही राइट अपना एक्सरसाइज करेगा। क्लियर? एकदम लॉजिकल बात है, सिंपल बात है। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा मेरे बच्चों को। अभी देखो मेरी बात को बेटा, एक और, जब हम फंजिबिलिटी की बात कर रहे थे हम बताए थे आपको, देखो ध्यान सुनना, जब हम फंजिबिलिटी की बात किए थे, देखो पहला तो ये, अब यही जो लोग है ना, ये क्या करेगा? ध्यान सुनना, जब इन्हीं को ये कन्वर्जन हुआ, यहाँ से बेटा शेयर जो था यहाँ आया और शेयर कन्वर्ट हो गया किसमें? जीडीआर में। जब ये वन वे फंजिबिलिटी बोला जाएगा तो ये पैसे यहाँ जा रहा है, ये अपनी इसको लेगा, रिडीम करेगा, यहाँ से जाएगा, देखो, और रिडीम करेगा। जब ये रिडीम हो जाएगा तो यहाँ पर रखे हुए शेयर्स जो कि अंडरलाइंग है शेयर्स, ठीक है। अब ये हो गया रिडीम होते ही आप देखेगा अब ये शेयर्स वापस से शेयर री इशू नहीं कर रहा हूं, याद रखना, री इशू एडीआर या जीडीआर नहीं होगा, मतलब वापस से फर्दर नहीं जाएगा। इसे बोल रहे हैं वन वे फंजिबिलिटी।
अगर यही अंडरलाइंग शेयर्स जो कि इसने अपना रिडीम कर लिया जीडीआर, उसके बाद उसको नहीं मिला मतलब उसने नहीं लिया, प्रोसीड्स को ले लिया, पैसा आ गया वो ले लिया इसने, ठीक है। अब क्या कर रहा है प्रोसीड्स, वही शेयर्स को सेल कर दिया इसने। अगर शेयर वापस से अंडरलाइन होके, मतलब वही अंडरलाइन तो वही है, ठीक है, अगर रीइश्यू हो जाता है एडीआर जीडीआर तो उसे बोलते हैं टू वे फंजिबिलिटी। क्लियर हो रहा है? आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आओ मेरे बच्चों, देखिए फटाफट से देखते हैं एक बार, फटाफट से मॉड्यूल में आ जाएगा। कंपनीज इंडिया इशू सिक्योरिटीज इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, अमेरिकन हो सकता है या ग्लोबल डिपॉजिट्स होता है, डिस्कस किया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना और मॉड्यूल से साथ रखना। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, व्हाइल एडीआर जीडीआर इंस्ट्रूमेंट्स एफसीबी इज कन्वर्टेबल इनटू, ऑफ कोर्स अब एफसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल मतलब नेचर कैसा है, डाटा इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कैसे वो कन्वर्ट लेटर ऑन इन इक्विटी। क्लियर? डिपॉजिट रिसीट्स 2014 इज ऑफ कोर्स एप्लीकेबल टू एडीआर जीडीआर। बाकी 1983 जो हम बात किए थे अभी बताए थे, पूरा एफसीसीबी के ऊपर है। कब से होता है? 15 दिसंबर 2014 से। एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। एंड रेगुलेशन 2 क्लॉज सी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ट्रांसफर और इशू ऑफ फॉरेन एनी फॉरेन सिक्योरिटी, रेगुलेशन 4 क्या कहता है? अमेरिकन डिपॉजिट्स मींस अ सिक्योरिटी इशूड बाय अ डिपॉजिटरी और बैंक United States of America against the underlying rupee shares of a company incorporated in India। यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया पूरा अब तक, वही सेम बोलता है। अगर हम बोलेंगे डिपॉजिट रिसीट्स मतलब यहाँ पे ग्लोबल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय बैंक और डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया, क्योंकि किसी भी कंट्री में कर रहे हैं, अगेंस्ट द वही रुपीज अंडरलाइंग रुपी शेयर्स ऑलराइट ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। डिफरेंसेस का बात करें तो एडीआर जीडीआर के अंदर एडीआर डॉलर डिनोमिनेटेड है ऑफ कोर्स और यूएस में होगा, और बाकी जीडीआर कहता है अलग किसी और कंट्री में होगा। अलग कंट्री में किसी भी कर देंगे क्या? नहीं जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन याद देखिएगा। इसका गाइडलाइन वाला कंट्री आपका मेंबर होना चाहिए, आपका जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है ना वो इसका मेंबर हो, प्लस एफएटीएफ ने उसका कंट्री को अप्रूव किया हो। तो अगर किसी और कंट्री में कर रहे हैं एक्सेप्ट अमेरिका तो हम बोलेंगे क्या मेरे बच्चों? जीडीआर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? स्पॉन्सर्ड एडीआर जीडीआर का मतलब ही यही होता है, स्पॉन्सर्ड मतलब एग्जांपल ध्यान सुनना मेरे बच्चों, आओ फटाफट से आ जाओ, आओ इसी को ध्यान समझते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। देखो बेटा ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, ये हमारी कंपनी है, ध्यान से देख रहे हो, ये कंपनी के मान लीजिएगा कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अब कंपनी, अगर ये हमारी कंपनी मान लीजिएगा, जब ये कंपनी क्या करेगा, इन लोगों का शेयर्स लेगा, अंडरलाइन करेगा विद द डोमेस्टिक कस्टोडियन, और फिर ये जाएगा फॉरेन डिपॉजिटरी के पास, अल्टीमेटली एडीआर जीडीआर इशू किया जाएगा। फिर ये लोग क्या करेगा? पैसा देगा, ठीक है, इनका पैसा आएगा, वो पैसे का प्रोसीड दो तरीके से, देखो पैसे जो आएगा, पैसा कहाँ जा रहा है? फॉरेन डिपॉजिटरी, और प्रोसीड ट्रांसफर कर देगा कंपनी को। बट जब ये स्पॉन्सर हो रहा होता है तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा? इनका पास में, यही बताया था, इसको बोल रहे हैं स्पॉन्सर। समझो, लाइनों को रटो मत, समझो काम आएगा। क्लियर? इसे बोल रहा हूँ स्पॉन्सर। आओ देखो बेटा ध्यान सुनना, Indian company can also sponsor an issue of ADR GDR. Under this mechanism, company offers its resident shareholders a choice to submit their shares back to the company so that on the basis of such shares, ADR GDR can be issued abroad. Proceeds of such ADR GDR are remitted back to India and distributed among the resident investors who had offered their rupee denominated shares for conversion. These proceeds can be kept in, देखो हाईलाइट करना बेटा इसको, resident foreign currency domestic account in India by resident shareholders who have tendered such, tender का मतलब समझते हैं ना बेटा, offer such shares for conversion into ADR GDR। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल लैंग्वेज है। टू वे फंजिबिलिटी की बात करें, बताया था ओवरसीज में बैठा हुआ इन्वेस्टर्स मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स किसको इंस्ट्रक्शंस देगा? इंडिया में रिसर्च ब्रोकर को, भाई मेरे लिए इंडियन कंपनी का शेयर खरीद लो, और फिर वो कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर? एडीआर या जीडीआर का फॉर्म में। क्लियर है? फिर उसको फर्दर हम लोग बोल सकते हैं जब वो रीइश्यूएंस होगा, मतलब उसने खरीद लिया उसके लिए, फिर फर्दर बोल रहे हैं रीइश्यूएंस होगा, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे बेटा उसको? टू वे फंजिबिलिटी।
scheme has been put in place by Government of India for ADR GDR. Under this scheme, a stock broker in India registered with SEBI can purchase shares of an Indian company from the market for the conversion into ADR GDR based on the instructions received from the overseas investor. Overseas investor. Reissuance of ADR. अब अगर मान लीजिएगा क्या होगा, अब इसी को मान लीजिएगा जो ADR GDR है उसको रिडीम कर दिया, रिडीम होकर किस में जाएगा बच्चे, शेयर्स में। फर्दर इसको फिर से रीइश्यूएंस कराया जा रहा है, तो ये लिमिट में ही होगा। देखो, रीइश्यूएंस ऑफ ADR GDR वुड बी परमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ADR GDR व्हिच हैव बीन, pay attention towards the grammar, which have been redeemed into underlying shares, have been redeemed, all right, and sold in the Indian market. तो उसी लिमिट में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 74% था, इसमें से रिडीम हो गया, मान लीजिएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 74% मतलब एक सेक्टर में था और परमिटेड था, आपने 10% रिडीम कर दिया, तो ये कितना है, 64%। फर्दर अगर रीइश्यूएंस हो रहा है तो वो फर्दर 10% तक ही होगा, यही कह रहा है। क्लियर? वन वे फंजिबिलिटी वाले आपको ये बताए थे अभी, investor could cancel their deposit receipts and recover the proceeds by selling the underlying shares in Indian market, and deposit once redeemed could not be converted into shares. क्या हो रहा है, फिर वापस कन्वर्ट नहीं होगा। Now further टू वे फंजिबिलिटी अभी पूरा डिस्कस किया हम लोग। स्पॉन्सर क्या बात बताए थे, स्पॉन्सर का मनींग ही होता है, ध्यान सुनना, कि जहां पर क्या हो रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। इंडिया में बेटा इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर रहा है, कैसे, देखो, इट प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन शेयर होल्डर्स ऑफ देयर होल्डिंग इन ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज मार्केट अपना पैसा, डिस इन्वेस्टमेंट यूज हो रहा है। मैं बात ध्यान से सुनना, मिस्टर ए है, मिस्टर ए का पास में मान लीजिएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है, उन्होंने 5,000 इक्विटी शेयर्स का डील कर लिया और ये चला गया डिपॉजिट रिसिट्स में। तो इनको तो क्या मिला होगा, मिस्टर ए को प्रोसीड्स आ गया होगा, पैसा आया होगा ना इनके पास में, तो ठीक है, इनके पास तो पैसा आ गया, लेकिन इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर दिया, उसे बोलते हैं स्पॉन्सर, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर देना। एंड अब कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो बताए थे सेक्शन 41 एंड कंपनीज इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिट्स 14, ठीक है, कंपनी इशू ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 14 है, प्लस इसकी जो हम डेफिनेशन देखें सेक्शन 2 क्लॉज 44, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिट्स मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट रिसिट्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, आप उसको क्या नाम दे रहे हैं, भाड़ में जाओ, लेकिन क्या कह रहा है, इन द नेचर ऑफ, किससे, इन द फॉर्म ऑफ, इन द नेचर ऑफ, फॉर्म मतलब नेचर, जिसका कैसा डिपॉजिट रिसिट्स है, क्रिएटेड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी, अभी पूरा हम समझे कहाँ किए थे, आउटसाइड इंडिया, एंड ऑथराइज्ड बाय कंपनी मेकिंग एन इशू ऑफ सच डिपॉजिट रिसिट्स। और उसको ऑथराइज कौन करेगी, हमारी इंडियन कंपनी जिसको इशू कर रहा है, किसको ऑथराइज करेगा, फॉरेन डिपॉजिटरी को, भैया हमारा ब्याह पर अभी फॉरेन डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू कीजिएगा अपना कंट्री में। 41 जो है कहता है प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी में आफ्टर पासिंग अ स्पेशल जनरल मीटिंग इशू डिपॉजिट रिसिट्स इन अ फॉरेन कंट्री इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब यहाँ पे ध्यान सुनना बेटा, ये रूल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंपनी एक्ट के अंदर, इशू ऑफ जीडीआर के लिए क्या बोलता है, देखो, एलिजिबिलिटी रूल 3 कहता है, लेट्स डाउन दैट अ कंपनी में इशू जीडीआर मतलब डिपॉजिट रिसिट्स प्रोवाइडेड। अच्छा, ये जब डिपॉजिट्स बोल रहे हैं ना, तो मैं साथ में एडीआर जीडीआर ही बोल रहा हूँ, मतलब दोनों के लिए अलग अलग मत चले जाना, ठीक है, ये गड़बड़ कर देता है बच्चा लोग, ठीक है, दोनों पे अप्लाई होने की बात कर रहे हैं। It is eligible to do so in the term of a scheme and relevant provision of the foreign exchange management rules and regulations। देखो, कंडीशन फॉर इशू इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा। कंडीशंस क्या क्या हैं, रूल 4 कहता है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इंटेंडिंग टू इशू डिपॉजिट रिसिट शैल पास ऑफ कोर्स। अब देखो यहाँ से याद रखना, शॉर्ट में अपने साइड में लेके चल जाओ, BR पहला, ऐसे एग्जाम में मत लिखाना, यहाँ बता रहे हैं BR, ठीक है, रिक्वायर्ड होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर कहता है कंपनी शैल टेक प्रायर अप्रोच शेयरहोल्डर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ साइड में लिखते चले जाओ। क्या चाहिए, एक और SR, हमको चाहिए SR, BR चाहिए, SR चाहिए। पास एज जनरल मीटिंग, हाउएवर स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 62 ऑफ कंपनी एक्ट 13 फॉर द इशू ऑफ शेयर्स अंडरलाइंग डिपॉजिट रिसिट्स शैल बी डीम्ड टू बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ 41 ऑफ कंपनी एक्ट 13। ऑलराइट, 46 इसकी बात करता है, राइट इश्यूज की बात करता है, ऑलराइट, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। चलिए, सो पहला हमको BR पास करेंगे, SR पास करेंगे, ऐसा एग्जाम में लिख के नहीं आएंगे, हम इसलिए लैंग्वेज पूरी पढ़ा रहे हैं आपको। डिपॉजिट शैल बी इशूड बाय एन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक
appointed by the company and underlying shares shall be kept in the custodian of course जो कि आपका डोमेस्टिक कस्टोडियन होगा उसके पास उसको अंडरलाइन किया जाएगा. कंपनी shall ensure that all applicable provisions of the scheme and rules and regulations or guidelines issued by the RBI of India are compiled before and after the issue of deposit receipts. ये डिस्कस किए थे. Now company shall appoint a merchant banker, practicing chartered accountant, practicing cost accountant, practicing company secretary to oversee the all compliances relating to the issue of deposit receipts, and compliance report shall be taken from the such merchant banker या chartered accountant, cost accountant, practice company secretary as the case may be, shall be placed at a meeting of the board of director or its committee. अगर कमेटी ऑथराइज है इस इशू के लिए उसको सामने रखा जाएगा. and authorized by the board of directors, मतलब जो कमेटी ऑथराइज किया होगा, to be immediately after the close of the all formalities of the issue of deposit receipts. And however the committee of the board of director referred above shall at least one independent director, अगर कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लाई होता है तो उस कमेटी के अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना भी बेहद जरूरी है. ऑलराइट, तो क्या करेंगे, यही एक पूरी रिपोर्ट बनाएंगे. कोई भी हो सकता है, मर्चेंट बैंकर कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिस कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी. ये कंप्लायंस रिपोर्ट रेडी करेंगे और सबमिट कर देंगे किसको, कंपनी को. उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे उसको अप्रूव करेंगे. कमेटी जिसको ऑथराइज किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कमेटी की अगर बात होगी तो उस कमेटी के अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना अनिवार्य है. ऑलराइट, मैनर एंड फॉर्म ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स. रूल 5 कहता है मैनर एंड फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स. डिपॉजिट रिसीट्स कैन बी इशूड बाय वे ऑफ, अभी बताते हैं ना, पब्लिक में हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है या अदर मैनर में हो सकता है. क्लियर है. प्लस आगे बोलता है जिसको प्रिवेंट इन अब्रॉड एंड मे बी लिस्टेड ट्रेडेड इन ओवरसीज लिस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. ऑलराइट, चलिए. डिपॉजिट्स में बी इशूड अगेंस्ट द इशू ऑफ न्यू शेयर्स, या फिर होता है स्पॉन्सर्ड हो. गड़बड़ करता है बच्चा लोग, इसलिए कह रहे हैं बार बार समझ लो कि स्पॉन्सर्ड का मीनिंग समझना चाहिए. दिस इन्वेस्टमेंट्स मतलब जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग है वो अपना अंडरलाइन कर रहा है, ठीक है, खुद नहीं कर रहा है जाके, मतलब कैसे करवा रहा है, थ्रू डिपॉजिटरीज और थ्रू कंपनी. And shares held by the shareholders of company according to the conditions as the central government or RBI may prescribe or specify from SAM. Is it clear? Underlying shares, ये सारा बात में यहाँ पे आ देखिए, मैं सत्यनारायण कथा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ये सारा बात अभी बताया है भी आप लोगों को ना, इसलिए ध्यान से सिर्फ कह रहा हूँ बुक से वो रीड करते हैं ये, ठीक है. अंडरलाइंग शेयर शैल बी अलॉटेड नेम ऑफ द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक एंड अगेंस्ट सच. अच्छा, अब सोचने वाला बात है, किसका नाम से किए हुए हैं, ओवरसीज बैंक के नाम से, तो क्या कंपनीज एक्ट का सेक्शन 88 अप्लाई होगा? आंसर इज नो, यहाँ पर नहीं लगेगा रे. ऑफ कोर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर हम जो मेंटेन करते हैं तो हम अपना रिकॉर्ड में, कंपनी अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर रहा है कि हाँ जी कौन डिपॉजिटरी का नेम, कौन सी डिपॉजिटरी, फॉरेन डिपॉजिटरी का नेम, क्योंकि उसके नेम से इशू किया जा रहा है. देखो, allotted in the name of the overseas depository bank and against such issuers deposits shall be issued by the overseas depository bank abroad. पर सेक्शन 88 वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. क्या सर यहाँ पर प्रोस्पेक्टस वाला प्रोविजन लगेगा? आंसर इज नो, यहाँ पे नहीं लगेगा. उसको यहाँ पर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट को जो कि प्रमोट कर रहा है एडीआर जीडीआर को लोगों को कि भैया आप आइए सब्सक्राइब कीजिएगा, बट यहाँ पर हम लोग कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है ऑफर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या प्रोस्पेक्टस रिलेटेड वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा. वोटिंग राइट्स की बात करें, बताया था आपको, रूल 6 कहता है होल्डर ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स में बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट एज ओनली सच ऑन कन्वर्जन ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स. ये गड़बड़ करता है, समझना, कन्वर्जन के बाद कह रहा है क्या कोई फॉरेनर आपकी कंपनी का मतलब मेंबर नहीं बन सकता, इंडियन कंपनी का बन सकता है जी, बट कब, जब वो कन्वर्जन होगा. क्लियर है, कन्वर्जन पे, ठीक है. ऑलराइट, एंड unlike shares following the procedure provided in the schemes and provision of this act, until the conversion of deposits the overseas deposit shall be entitled to vote on behalf of the holder of the, मतलब अभी बताए थे जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बताया था पूरा प्रोसेस, तब तक क्या होगा मेरे बच्चों, फॉरेन डिपॉजिटरी ही उस ओवरसीज इन्वेस्टर का बेहाफ पे वोटिंग करेगा. क्लियर है. इसके बारे में पहले बताए थे, प्रोवाइडेड वो सिक्योरिटी जो है जो अंडरलाइन की गई है उसका नेचर ऐसा होना चाहिए, उसके फीचर्स ऐसे होने चाहिए कि जिसमें वो वोटिंग राइट्स भी अवेलेबल हो. क्लियर. तभी प्रोसीड्स ऑफ इशू की बात करें, दो तरह से रखे थे. देखो, रूल 7 कहता है प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ डिपॉजिट शैल बी ईदर बी रेमिटेड टू बैंक अकाउंट इन इंडिया और डिपॉजिट इन इंडियन बैंक जो कि अब्रॉड में है, इंडियन बैंक जो कि अब्रॉड में है, या फिर कोई फॉरेन बैंक हो सकता है जिसको शेड्यूल्ड बैंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आरबीआई मानता है जी, हाँ जी, ठीक है. हैविंग ऑपरेशन इन इंडिया विद एन एग्रीमेंट that a foreign bank having operation in India shall take responsibility for furnishing all information which may be required, and in event of any sponsor issue of deposit receipts the proceeds of sale of shall be credited to the respective account of the shareholders. सर क्या कह रहे हैं आप, इंडिया में रेमिट कर लो इंडियन बैंक में, का पैसा हाथ में नहीं बटेंगे, ठीक है, या फिर ना
आपका कोई इंडियन बैंक का ब्रांच आउटसाइड इंडिया में है, उसका बैंक ब्रांच में कर सकते हो, या कोई फॉरेन बैंक है जिसकी ब्रांचेस, जिसकी फंक्शनिंग ऑपरेशन उसके इंडिया में भी है, उससे भी कर सकते हो। और ये एग्रीमेंट होगा कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशंस देनी पड़ेगी, कहीं पता तो लगा कहीं घपलाबाजी चल रहा है, ऑलराइट, तो वो अलाउड नहीं है, देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन फॉरेन बैंक को, ये एग्रीमेंट में होगा बात। नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें, छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कहता है जी प्रोविजन और केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट, प्रोविजन ऑफ द एक्ट एनी रूल्स इशूड देयर अंडर सो फार एज रिलेटेड टू पब्लिक इशू और डिबेंचर्स शैल नॉट अप्लाई। जी हाँ, जब भी आप याद रखिएगा, जब भी आप बात करते हैं इक्विटी शेयर्स लेते हैं, आप पब्लिक से फंड रेज करते हैं या डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो याद रखिएगा आपको कंपनीज एक्ट के एंटायर प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जब भी आप यहाँ बात करेंगे इंडिया जीडीआर की, तो यहाँ पर वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं। वही सेम कहता है, ऑफर डॉक्यूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इफ प्रिपेयर फॉर द इशू ऑफ जीडीआर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज prospectus on offer document within the meaning of this act, and all provision as applicable to prospectus and offer document shall not apply to deposit receipts. All right. सेम हमें बताया था सेक्शन 88 वाले प्रोविजंस को, जहां पे हमने बताया था क्या, until the redemption, देखो ध्यान सुनना, अगर कोई, देखो ध्यान सुनना वापस, नॉट एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 88 ऑफ कन्वेंशन 13 until, हाईलाइट कर लीजिएगा, redemption of deposits the name of overseas depository shall be entered in the register of members of the company. सर मतलब ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, बहुत ध्यान सुनना, क्या कह रहे हैं, सेक्शन 88 के प्रोविजन किस सेंस में अप्लाई नहीं होंगे, ध्यान सुनना, रिडीम हो गया, बात खत्म हो गया, ठीक है, मतलब एडिया जीडिया रिडीम कर दिया गया तो डिपॉजिटरी का नेम नहीं रहेगा, सेक्शन 88 अप्लाई हो रहा है। लेकिन सेक्शन 88 ये भी कह रहा है, ध्यान सुनना, कि अगर जिस तरह से आप रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी के मेंबर्स का नेम मेंटेन करते हैं ना, वैसे ही जहां पे जो जंबो सर्टिफिकेट आप किसके नेम से इशू कर रहे हैं, फॉरेन डिपॉजिटरी के, तो कंपनी फॉरेन डिपॉजिटरी का नेम अपने आरओ में मेंशन करेगा अनलेस अंटिल सच डिपॉजिटरीज आर रिडीम्ड। क्लियर हो रहा है? तो 88 के अंदर वो क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में फॉरेन डिपॉजिटरी का नेम मेंशन करेगा। क्लियर? रिपोर्टिंग इंटरेस्टिंग मेरे बच्चों, छोटी सी क्वेश्चन है, इंडियन कंपनी इशूइंग एडीआर जीडीआर हैज टू फर्निश टू द रिजर्व बैंक फुल डिटेल्स ऑफ द इशू इन फॉर्म डीआर, कब से कितना दिन के अंदर, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर, ऑलराइट, एंड क्वार्टरली रिपोर्ट जाएगा बेटा इन फॉर्म डीआर क्वार्टरली विद इन 15 days। कब तक जाना पड़ेगा, क्वार्टरली रिटर्न हैज टू बी सबमिटेड टिल द एंटायर अमाउंट रेज थ्रू एडीआर जीडीआर मैकेनिज्म इज ईदर रिपाट्रिएटेड टू इंडिया, रिपाट्रिएट मतलब वापस आ गया हो, मतलब आप पैसा आ चुका हो, वापस नहीं पैसा आ चुका हो, या फिर यूटिलाइज अब्रॉड एज पर द एक्सटेंट। जी हाँ, जैसे मान लीजिएगा अब्रॉड बोला हुआ है 75% तक यूटिलाइज हो गया है, ठीक है, तब तक आपको देना पड़ेगा, जो कि बता रखा है आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू पता लगेगा। क्लियर है? तो तब तक की क्वार्टर रिपोर्ट चलती रहेगी, क्वार्टर रिपोर्ट कितना टाइम में जानेगा, विद इन 15 days। इज इट क्लियर? चलिए, कुछ अप्रूवल्स की मैंने बात की थी, जैसे मैंने बोला था, देखो बोर्ड अप्रूवल लगेगी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करेगा, क्या क्या देखेगा, पर्पस की, किसके पर्पस के लिए पैसा चाहिए, क्वांटम कितना होगा, किस कंट्री में आप फंड रेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सारी एस्पेक्ट देखेंगे। शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की बात की थी, इसमें सेक्शन 62 स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रूवल नहीं लगेगा क्योंकि एडीआर जीडीआर को याद देखिएगा 19 जनवरी 2000 से क्या ऑटोमेटिक रूट में कवर कर लिया गया, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट अगर एडीआर जीडीआर कर रहे हैं विल नॉट रिक्वायर प्राइवेट अप्रूवल, अगर इसको कैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर मैनेज कर रहा है, ये डिटेल में पूरा डिस्कस किए हैं। स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ जी, प्रिंसिपल अप्रूवल लगे, क्योंकि क्या होगा, जब आपका एडीआर जीडीआर रिडीम हो जाएगा तो वही शेयर्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे भी जो ट्रेड होगा जी, तो कहता है जी आपको प्रिंसिपल अप्रूवल पड़ेगा, किसका, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का। फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, अगर आपके कोई टर्म लोन चल रही है और उस टर्म लोन के एग्रीमेंट में प्रोविजन प्रोवाइडेड है, क्या प्रोवाइडेड एग्रीमेंट प्रोविजन, कि बिफोर यू नो रेजिंग सच काइंड ऑफ फंड्स, एनी टाइप ऑफ फंड्स, अगर वो प्रोवाइडेड है एग्रीमेंट में ना, लोन एग्रीमेंट में, तो आपको फिर फाइनेंशियल अप्रूवल्स की परमिशंस लेनी पड़ेंगी। ऑलराइट, क्लियर? जब टर्म लोन्स लिए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और भी हम आगे बात करेंगे, किन किन तरह की यू नो व्हाट अपॉइंटमेंट्स होगा, इंटरमीडिएटरीज का प्लस डॉक्यूमेंट्स क्या होंगी। बट यू नो व्हाट, आई फील कि आप लोग पहले इसे फटाफट से गो थ्रू कर लें और अगले नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो जाएं। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय।